जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। अभी 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, जिसका ये चौथा लेक्चर है और आप लोग इस चौथे लेक्चर को मेरे साथ साथ लाइव देखेंगे और यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसका मतलब ये है, वह बात इंडिकेट करती है कि आपको पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर भी देखना चाहिए। जब आप कंटिन्यूअस इसको देखेंगे तो ये उसी का एक पार्ट है, उसमें जुड़ता हुआ नजर आएगा। मैं आपको ऐसे पढ़ाने की व्यवस्था लगा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लासरूम में जैसे बैठ के पढ़ते हैं उस लेवल की पढ़ाई, उससे और भी बेहतरीन ढंग की पढ़ाई जो है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ऑनलाइन लाइव क्लास के माध्यम से आपके घर तक पहुँचे। क्योंकि अभी लॉकडाउन की सीज़न चल रही है, देश में पूरी जो है यानी हर जगह जो है विकट स्थितियां हैं और इस स्थिति में पढ़ाई सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुई है। तो मैं उस प्रभावित स्थिति में आपको ऑफलाइन पढ़ाई से ज़्यादा बेहतरीन पढ़ाई आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। एक के बाद एक जो है सभी लोग जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने लेंगे, इसलिए आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखें। अपने जो है दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को जो है इस बात के लिए बताएं भी, ताकि उनकी भी पढ़ाई जो है आपके साथ साथ चलती रहे और समय के साथ वो जो है अपने आप को इस बात के लिए हमेशा अपडेट करके रखें। देखिए कल 2022, 23, 24, 25 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो इसी बात को लेते रहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई। लेकिन जो भी बच्चे अगर इस तरह के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से हमारी टीम से जुड़ रहे हैं, शायद उनको इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा कि उनकी पढ़ाई जो है लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हुई। तो हमने उस ढंग की व्यवस्था बना दी है, आप उसका फ़ायदा उठाएं और साथ साथ जो है आपकी वजह से जो है हम भी धीरे धीरे, हमारी भी जो है रोजी रोटी चलती रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चौथा लेक्चर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट जो है लेक्चर आपको आपके सामने रख रहा हूं और विश्वास है कि ये चीज़ें जो है आपको बहुत ही समझ में आएगी। अगर आप पहला लेक्चर देखे होंगे तो यानी पीछे वाले क्लास को इसके लिंक दी गई हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग जो है वीडियो को यानी कि क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चल रहा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने दो चार्जों के बीच में यानी पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए फार्मूला भी निकाल दिया था। एसआई यूनिट में कितना वैल्यू होता है, सीजीएस यूनिट में कितना वैल्यू होता है, इन बातों को भी हम लोगों ने जो है यानी आपके सामने रख दिया था। फिर भी थोड़ी सी बातें उसकी जो बची हुई है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत कूलम्ब साहब के बारे में जानते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ एक टॉपिक्स नहीं बल्कि एक बड़ी चैप्टर होगी, अच्छी खासी चैप्टर होगी। तो आप एकदम आराम से पढ़ें, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है, एकदम प्यार से पढ़ें। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, आजकल तो टाइम सबके पास है, ध्यान दीजिए। तो आप पहले इस खूबसूरत चेहरे से परिचित होइए। ये है मिस्टर कूलम्ब साहब, जिनकी पूरी नाम भी आप देखिए क्या है, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। और ये इनके लाइफ एक्सपेंशन दी गई है, यानी कि कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि फिजिक्स में इन बातों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, फिर भी आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसको और भी ज़्यादा ढंग से जानते हैं तो थोड़ी और मज़ा आ जाती है, तो आपको जानना चाहिए। ये चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब जो हैं एक्चुअली ये फ्रांसीसी थे। ये फ्रांसीसी जो हैं इंजीनियर थे और ये वेस्ट इंडीज में कार्यरत थे। फ्रांस के सेना में जो है, जो कि वहाँ वेस्ट इंडीज में जो है यानी कि सेना जो थी फ्रांस की तरफ से, उसमें एज ए इंजीनियर कार्य कर रहे थे। और जब वो वहाँ से रिटायर हुए
तो रिटायर होने के बाद फिर से वो पेरिस में लौट गए। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और जब पेरिस में लौटे तो आपको ये भी बात पता है कि जो भी अंग्रेज या फ्रेंच या डच जो है जिन देशों में गए वहाँ से काफ़ी धन लूटे। तो आपको ये बात बखूबी पता होगा कि ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है, उस जमाने में ये इंजीनियर थे। आपको खुश होना चाहिए कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति से आपको मुलाकात हो रहा है। तो ये भी वहाँ से काफ़ी धन कमाए और जब फ्रांस लौटे यानी पेरिस जब लौटे तो वहाँ पर जो है अपना एक लैब बनवाए, बड़ी सी जो है यानी कि लैब बनवाए। और उस लैब में जो है इन्होंने अब अपने कंट्री के लिए यानी फ्रांस के लिए जो है वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर का जो है स्थापना किया और उस सेंटर में जो है काम करने लगे। और एक टर्सनल इंस्ट्रूमेंट का यानी टर्सनल बाइलेंस जो है, बाइलेंस माने एक ऐसा यंत्र होता है जिससे किसी चीज़ की मेजरमेंट की जाती है, टर्सनल इंस्ट्रूमेंट का जो है निर्माण किया। और उस निर्माण के उस टर्सनल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से दो बहुत छोटे चार्जों के बीच में जो है बल की बड़ी हाई एक्यूरेसी के साथ जो है मेजरमेंट शुरू किया और बहुत हाई उसी टर्सनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और अगस्टीन जो है यानी कि डी कूलम के बारे में आपके सामने रखी गई है। आप थोड़ा सा देख लें इनको। यानी कह रहा कि ही वाज फ्रेंच फिजिसिस्ट, ये एक फ्रांस के रहने वाले जो भौतिकविद थे यानी कि एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, कह लीजिए आप फिजिक्स के ज्ञाता थे। कह रहे ही बिगिन्स हीज कैरियर एज ए मिलिट्री इंजीनियर, यानी उन्होंने अपनी कैरियर मिलिट्री इंजीनियर के रूप में शुरू की थी इन द वेस्ट इंडीज, यानी वेस्ट इंडीज की कॉलोनियों में ये रहते थे। कह रहा कि देखिए ये 1776 ईस्वी में जब वहाँ से रिटायर हुए तो पहुँच गए कहाँ, देखिए कहाँ पहुँच गए मेरे बाबू, पेरिस में पहुँच गए और वहाँ पर जा कर के अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया। तो उसी बात को हिंदी में भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं कि जब यानी एज ए इंजीनियर शुरुआत किए, यानी फ्रांसीसी जो है भौतिकविद थे, वेस्ट इंडीज में जो है यानी कि वेस्ट इंडीज में सेना में जो है एज ए इंजीनियर काम करते थे। वहाँ से रिटायर होकर के जब पेरिस पहुँचे तो फिर वहाँ पर एक वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। और ये है मिस्टर कूलम, आप इनसे परिचित हो जाइए। और इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, देखिए कितना खूबसूरत जो है आपको एनिमेशन के साथ ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, यही टर्सनल बाइलेंस है, यानी इसको आप टर्सनल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। आप देखिए इसको बहुत बारीकी से, इस टर्सनल इंस्ट्रूमेंट में एक बहुत बारीक जो है मजबूत वायर जो है बहुत फ्रीली सस्पेंड कर दी जाती है, हालांकि ऊपर से रिजिड सपोर्ट से बंधी रहती है। और आपको पता है कि जब हम लोग इसको ट्विस्ट करते हैं तो टर्क अप्लाई होता है। आप किसी भी दिशा में अगर इस रॉड को अगर आप ऐंठते हैं नहीं ट्विस्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो है टर्क अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी टर्क को जो है यानी किसी रिजिड बॉडी को आप ट्विस्ट करने के लिए कितना टर्क अप्लाई करते हैं, इस बेस पर जो है ये टर्सनल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड था यानी डिपेंडेंट था। और इसी टर्क को मेजर करके उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को मेजर किया था। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है देखिए कि दो जो है यानी कि यहाँ देखिए आप एक मेटालिक बॉडी है और ये जो इंस्ट्रूमेंट टर्सनल इंस्ट्रूमेंट से भी जो एक बैलेंस बंधी हुई है, इसमें भी एक मेटालिक बॉडी आपको दिख रही होगी, एक मेटालिक बॉडी जो है आपको दिख रही होगी। करता क्या है कि ऊपर से यानी ऊपर से एक चार्ज गेंद को लाता है, चार्ज गेंद को लाता है और इसको टच करता है। आप देखिए शुरू में ये दोनों जो है टच किए हुए रहते हैं और जैसे ही चार्ज गेंद को लाता है ये चार्ज हो जाता है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल बॉल रखे थे, ये चार्ज हो जाता है। तो ड्यू टू कंडक्शन जो है यानी कुछ चार्ज इस पे चली जाती है और उसकी वजह से ये रिपेल होकर के पीछे भागता है, यानी ये अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ तक पहुँच रहा है। आप देखेंगे इसको बहुत बारीकी से। इनिशियली जब ये गेंद यानी यहाँ पर आता है, जब गेंद को टच करता है कुछ ये चार्ज ले लेता है, कुछ ये चार्ज लेता है, रिपल्सर से पीछे भागता है। जैसे ये पीछे भागता है तो इस वायर में ट्विस्टिंग होती है यानी कि ऐंठन होती है और उसी ऐंठन को यानी टर्क को यानी ट्विस्टिंग को मेजर करके टर्क निकाला जाता है और टर्क के हेल्प से फोर्स निकल जाता है कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट में और इस सर्कुलर स्केल में जो है ये कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ये एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। सपोज कीजिए कि इसकी जो साइड है वो आर लेंथ की है
और जब भी यहाँ पे यानी ये सोचिए कि आर लेंथ पर यानी कि ये दोनों के ट्रैक्शन या रिपल्सन जब फोर्स लगता है तो ये टेंजेंशियल फोर्स F लगता है, और या जिस पोजीशन पे है तो टेंजेंशियल फोर्स F लगता है। तो टर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा कि टर्क जो होता है मेरे बाबू, टर्क जो होता है, एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों को टर्क नहीं आता होगा, कोई बात नहीं है, आपको बेसिक बात केवल फंडामेंटल चीज़ें से मतलब है कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता था। तो टर्क जो होता है ये जितना ज़्यादा आप इसको रोटेट करेंगे उतना बड़ा टर्क की जरूरत पड़ेगी। यानी एक तरह की टर्क जो है एक तरह का एनर्जेटिक फोर्स होती है जो उसको जो है यानी कि एक एनर्जी कैरिंग फोर्स होती है जो उसको रिवॉल्व करेगी। तो ये टर्क जो है थीटा पे डिपेंड करेगा, यानी थीटा जितना ज़्यादा होगा टर्क उतना होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। जितना वायर मजबूत होगा उतना के का वैल्यू ज़्यादा होगा। फिर ये आप देखेंगे कि हम चाहें तो इस टर्क को जो है, टर्क की एक फार्मूला ये भी होती है कि एफ इंटू आर, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री है। आप साइन थीटा भी लेते हैं तो 90 हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी ये फार साइन 90 का वैल्यू 1 भरेंगे। फिर आप देखेंगे तो ये जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये के इंटू थीटा है। यहाँ पर अगर आर को हम लोग कांस्टेंट रखें, चार्ज का वैल्यू बदलते रहें, तो के भी तो ऑलरेडी वायर कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट है। आप देखेंगे कि फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा का। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा जो है ये एंगल से डिफ्लेक्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स चार्ज एक दूसरे पे अप्लाई कर रहा होगा। तो ये चार्ज जो है इसके बीच में लगने वाले फोर्स को इस एंगुलर डिफ्लेक्शन से इस फोर्स को मेजर किया जा रहा था। उन्होंने यानी इस पर जो है ये डिफ्लेक्शन देख करके ये कितनी दूरी पर जा रहा है, यानी चार्ज कितनी दूरी पर है तो फोर्स कितना अपीयर्स हो रहा है, यानी दूरी बढ़ने से फोर्स बढ़ रहा है या घट रहा है, दूरी घटने से जो फोर्स जो है यानी कि पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चार्ज का वैल्यू चेंज करने से फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कूलम्ब साहब ने कूलम्ब्स लॉ को जो डिफाइन किया था। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है कूलम्ब्स फोर्स की हिस्ट्री समझ गए होंगे, बाकी फार्मूला तो आप समझ ही गए थे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको, यानी कि आप जो फार्मूला कल सीखे थे कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है बाबू मेरे, तो के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता था। और इस के का वैल्यू हम लोग कितना लेते थे मेरे बाबू, के का वैल्यू हम लोग लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर लेते थे। और ऐसा सिस्टम में इसको यानी कि अगर हम लोग जो है दोनों चार्ज एयर में होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर लेते थे, और ये फोर्स का वैल्यू हुआ करता था। ऐसा सिस्टम में इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते थे। और CGS सिस्टम में इसका वैल्यू 1 लेते थे। आप सेकेंड इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देखेंगे, आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। तो आइए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, आप इस क्वेश्चन को बनाएं। करेंगे फाइंड द फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल्स एज शोन इन फिगर, यानी जो चार्ज पार्टिकल आपको दिख रही है कि इस पर कितना चार्ज है मेरे बाबू, इस पर कितना चार्ज है Q, इस पर कितना चार्ज है 3Q, बीच की दूरी कितनी है 3R, मतलब इसकी सेंट्रल डिस्टेंस है, ये सेंट्रल डिस्टेंस है। आप समझेंगे कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होगी, कूलम्ब्स लॉ भी आगे भी चलेगा। कह रहा कि इसकी सेंट्रल डिस्टेंस है 3R सॉरी, तो आपको इसमें फोर्स बताना है कितना होगा। तो बताइए, देखिए आप कमेंट करके बताएं, आंसर तो ज़्यादा बेटर होगा। आप पहले कमेंट करें, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करके इसका आंसर बताएं कितना होगा, बोलिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का लेते जाएंगे या कॉपी पर जो साथ साथ लिखते चले जाएंगे, बाद में पढ़ने के लिए कहाँ समय बचता है, साथ साथ देखते चले। और देखिए तो हम लोग लिखते थे कितना बाबू मेरे Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर कितना बाबू मेरे 3Q, और डिस्टेंस के जगह पर 3R, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे मेरे बाबू। तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ये 9 और R स्क्वायर। आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये KQ स्क्वायर बाई हो जाएगा 3R स्क्वायर। आप इतना आंसर लिख सकते हैं, या K का वैल्यू चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई कितना लिख सकते हैं, तो 3R स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
देख लीजिए आप, अगर डाउट होता है तो बोलिएगा, कमेंट करके बताइएगा फिर से कि ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है कि नहीं, काफ़ी मज़ा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन बनाने में। कुछ बच्चे कह रहे हैं, न्यूमेरिकल की जो क्लासेस थी उस दिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है। यार बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि देख रहे हो कि मैं लगातार वो जो है, अगर लड़कियां कमेंट कर रही हैं तो लड़के उसी के पीछे पड़ जाते हैं। यार तो ऐसे कैसे पढ़ाई समझ में आएगी। कमेंट भी करो तो पॉजिटिव कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करोगे ब्रेन पॉजिटिव रहेगा, दिमाग कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे रहेगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। और यदि आप क्वेश्चन पे से कंसंट्रेशन हटा के कॉन्टिन्यूअस अगर आप जो है कमेंट पे कंसंट्रेशन बनाओगे और उसी कमेंट में तुम ये भी लिखोगे कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई तुम्हारी कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे है ही नहीं। जब आपकी कंसंट्रेशन टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मिलाकर जो है A to Z वर्ड पे होगी ना, तो फिर जरूर समझ में आएगा, और कमेंट में होगी तो कहाँ से समझ में आएगा। तो इसलिए अगर आप कमेंट में ये लिखते हैं कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि शायद आप क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह लगे हुए हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में है कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ में आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, करेंगे फाइंड द फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल्स एज शोन इन फिगर। यानी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है लगने वाले फोर्स को आपको बताना है। आप फिगर देखें, प्रयास करके आप खुद से बनाएं। देखिए ये चार्ज कितना दिया है बाबू मेरे, 3C यानी 3 कूलम्ब चार्ज है, और ये चार्ज कितना है बाबू मेरे 10 कूलम्ब, और बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। सारी चीज़ें SI सिस्टम में दी हुई हैं, चार्ज और डिस्टेंस सब। तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा मेरे बाबू, फोर्स कितना हो, इसमें अगर आपको फोर्स निकालना हो तो आप देखेंगे कि Q1 का वैल्यू कितना दिया है मेरे बाबू, Q1 का वैल्यू 3 कूलम्ब, Q2 का वैल्यू कितना दिया है बाबू मेरे, Q2 का वैल्यू 10 कूलम्ब, और फिर ये डिस्टेंस कितना दिया है बाबू मेरे, तो डिस्टेंस 5 मीटर दिया है, और आपको फोर्स निकालना है। और फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था बाबू, तो फोर्स की फॉर्मूला है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन का SI सिस्टम में वैल्यू कितना था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना दिया है बाबू मेरे 3, Q2 का वैल्यू कितना दिया है 10, और R का वैल्यू कितना दिया 5 मीटर है। सब कुछ SI यूनिट में है, इसलिए ये स्क्वायर होता है। आप इसको 2 बार लिख दें, और डायरेक्ट यूनिट को न्यूटन में लिख दें, डायरेक्ट यूनिट को न्यूटन में लिख दें। अगर कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 बाई कितना हो जाएगा मेरे बाबू 5, आई इंटू 10 टू द पावर कितना 9 न्यूटन, 10 टू द पावर 9 न्यूटन। आप इसको तो डिवाइड आराम से कर सकते हो, क्या रखा बताओ। 54 में जो है आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 54 में जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, आई इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर 9 न्यूटन ही रहेगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, देखो कितना इजीली क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है इतना। तो विश्वास है कि आपसे ये बन गया होगा। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना सब पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान नहीं देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे आप उसी क्रम में। इसमें थ्योरी पढ़ाई होगी, 1-2 क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल जब साथ साथ चलती है ना तो पढ़ाई बेहतरीन हो जाती है। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन two charge particles between two charge particles when both placed 1 meter apart in space, यानी in free space। कह रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में मिनिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स बताना है जब दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस में यानी मुक्त आकाश में स्थित हों। आप देखिए 2 बिंदु आवेश जो है, 2 बिंदु जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है तो मुक्त आकाश में स्थित हो
तो उनके बीच लगने वाले न्यूनतम विद्युत बल का मान बताना है। न्यूनतम विद्युत बल का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहला चीज, बहुत सारा बच्चा सोचेगा यार इस क्वेश्चन में तो चार्ज ही नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? दूरी तो दिया है 1 मीटर बट चार्ज है नहीं। लेकिन आप सोचो, तुम सोच के बताओ, फोर्स कह रहा है कि नहीं मिनिमम, और जब मिनिमम फोर्स कहेगा तो चार्ज मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? बोलो, जब फोर्स मिनिमम कहेगा तो चार्ज मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, सिंबल के रूप में बताएं कि चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। मिनिमम चार्ज कितना होगा बताइए, कमेंट करके बताइए कि मिनिमम चार्ज कितना होगा, तब तो आप मिनिमम फोर्स निकालोगे। मिनिमम चार्ज कितना होगा अगर जो है आपको मिनिमम फोर्स पूछा जाता है तो बताएं। काफ़ी सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर बताया है। तो हम लोग देखते हैं इसको, यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है बाबू मेरे, तो आपको मिनिमम फोर्स बताना है। तो हम लोग मिनिमम फोर्स को, बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी जो है बेहतरीन आंसर दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं कि मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना होगा। सोचो, मिनिमम चार्ज बोले तो बाबू मेरे, ये मान लो 2 चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, और मिनिमम चार्ज 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो। चार्ज की मिनिमम वैल्यू अगर बात की जाए तो इसका मतलब Q1 का वैल्यू जो है E मान लो, और Q2 का भी वैल्यू तो मिनिमम ही होना चाहिए, तो इसको भी तुम E ही मान लो। मान लो हम लोग दोनों प्लस में ही ले लेते हैं। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि नहीं? चार्ज मालूम है तुमको कि प्लस E मीन्स 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस कोई भी ले सकते भाई, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना? ASI सिस्टम में 9 × 10⁹ 9 × 10⁹, और Q1 का वैल्यू बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 की वैल्यू बोले तो कितना बाबू मेरे? तो वह भी तो 1 प्रोटॉन या 1 इलेक्ट्रॉन ही है। मैग्नीट्यूड आपको रखना है, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दूरी कितना दिया है मेरे बाबू? मेरे लाल लाल ये बताए दूरी कितना दिया है? दूरी 1 मीटर। दूरी कितना? 1 मीटर। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो इसको। तो देखो ये 9 × 1.6 × 1.6 × 10 के पावर वाला ढूंढो। ये 10⁻⁻19, यहाँ भी 10⁻⁻19, दोनों पावर जोड़ दोगे तो 10⁻⁻38 हो जाएगा। और उसमें से प्लस जो है कम कर दोगे तो ये 38 माइनस में और 9 प्लस में, 38 माइनस में और 9 प्लस में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ये 9 × 1.6 में 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 2.56 I × 10⁻⁻ कितना? ये कितना हो जाएगा बाबू मेरे? ये हो जाएगा 29। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। विश्वास है कि आप इतना कर पाओगे? बोलो, कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है, आप जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसमें चार्ज ढूंढने लगते हैं, यार चार्ज ही नहीं दिया है, क्वेश्चन ही गलत है। अरे क्वेश्चन गलत है, मिनिमम फोर्स पूछ रहा है तो मिनिमम चार्ज भर दो। विश्वास है कि बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन बना के। चलिए तो हम लोग अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। आप देखो मेरे बाबू, कूलम्ब्स लॉ को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आपको ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम जानना जरूरी है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। कार्य परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है बाबू मेरे, किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो उस मीडियम में रखे गए चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्टेड करती है। उसमें रखे गए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्टेड करती है। उसके बीच में रखे गए चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनता है, जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को अफेक्टेड करती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फोर्स को अफेक्टेड करती हो, वह जो प्रॉपर्टीज होती है
उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। बाबू मेरे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका बहुत बेहतरीन डेफिनेशन आपके सामने रखी गई है। काफ़ी डिटेल्स में मैंने रखा है, हालांकि इतने डिटेल्स में हम लोग जो है कोर्स क्लास में भी नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाता होगा कोई, बट आप देखेंगे कर परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन मीडियम कर क्या विच अफेक्टेड इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द गिवन मीडियम, यानी उस मीडियम के जो है में रखे गए चार्जों के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल को इफेक्टेड करता है। उसी बात को जो है आपके अपने भाषा में भी लिख दी गई है। जो बच्चे हिंदी भाषी होंगे अपने सुविधा के हिसाब से भाषा सेलेक्ट कर लेना है। कर विद्युतशीलता किसी दिए गए माध्यम की वह गुण है जो उस माध्यम में रखे गए आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को प्रभावित करती है। विद्युत विभव इस पोटेंशियल होता है और विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब आइए इसमें दूसरा परमिटिविटी के नाम परमिटिविटी क्यों पड़ा है आपको यहाँ से मिल जाएगी। यानी कोई भी मीडियम जो होती है उससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को किस अमाउंट में अलाउ कर रही है, यानी किस अमाउंट में जो है उसको पास होने के लिए यानी परमिट कैसे दे रही है, उसी के नाम पे, उसी वर्ड के बेस पे उसका नाम परमिटिविटी रखा गया है। तो देखिए ना, कह रहा है इट अलाउ और परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट, यानी उस मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड किस अमाउंट में पास करेगी, उसके जो किस अमाउंट में पास करेगी, तो जो कैरेक्टर यानी उस मीडियम का कैरेक्टर उसको अलाउ करेगा यानी परमिट देगा, उसी को हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे, या वही परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। थोड़ी सी और समझेंगे कि कह रहे टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ द गिवन मटेरियल, यानी कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उस मीडियम के पोलराइजेबिलिटी को मेजर करने के लिए हेल्प करती है, या इसके हेल्प से जो है पोलराइजेबिलिटी को यानी ध्रुवीयता को, कौन सा मीडियम जो है यानी ध्रुवीय है या कौन सा मीडियम अध्रुवीय है, उसको हम लोग जो है परमिटिविटी के हेल्प से समझ सकते हैं या जानते हैं। आपके सामने एक टॉपिक्स भी आएगा पोलर मीडियम और नॉन पोलर मीडियम, यानी कि पोलर मीडियम कौन होगा, नॉन पोलर मीडियम कौन होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है फिगर के साथ समझाया जाएगा। आप इस बात को समझेंगे कि कोई मीडियम जो होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर आता है उसका बहुत जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर एटम्स या मोलिकुल्स के स्ट्रक्चर पर जाता है कि उस मीडियम में या उस बॉडी में एटम्स या मोलिकुल किस ढंग से अरेंज है, उनकी लाइटिस की अरेंजमेंट कैसी है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस ढंग से जो अरेंज है, और इस पे जो है यानी कि उसकी परमिटिविटी या मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डिपेंड करता है। उसी में से एक मीडियम जो है यानी एक प्रॉपर्टी जो आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी होती है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को बाबू मेरे कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। इस लेक्चर का मेन फोकस परमिटिविटी पर ही रहेगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे। मैं अब बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं दे करके जो है हर टॉपिक्स को छोटा छोटा जो है पार्ट में तोड़ के रखूँगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे ही मान लीजिए आप पार्ट करके पढ़ते रहें, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं मेरे को पूरा चाहिए तो एक ही दिन में सारा लेक्चर देख लेंगे, वो तो ऑनलाइन है, सबके लिए समय उतना ही लगना है। आप एक बड़ा वीडियो करके देखें या पार्ट करके छोटा छोटा वीडियो देखें, बात तो वही होने वाली है। तो इसलिए इस लेक्चर की जो है मेन मुख्य फोकस परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर ही रहेगी। आइए परमिटिविटी ऑफ मीडियम को बाबू हम लोग दो पार्ट में यानी कि 2 टाइप्स की होती है। एक को बोलते हैं अब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी यानी इसको सापेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है, मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है यानी परमिटिविटी को बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी को, तो आप समझ जाएंगे कि किसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स निरपेक्ष, या निरपेक्ष का मीनिंग होता है जिसका कोई सापेक्ष नहीं हो, जिससे किसी की तुलना यानी जिसकी तुलना किसी से नहीं की जाती हो, वो बिल्कुल खुद में डिफाइंड हो। और रिलेटिव का मीनिंग आप समझते हैं कि जरूर किसी न किसी से कंपेयर किया जाता होगा। ठीक है मेरे बाबू, तो हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। हालांकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो डेफिनेशन होती है या जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल परमिटिविटी ऑफ मीडियम ही होता है।
रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग जो है थोड़ा सा डिफर करके पढ़ते हैं। तो आप देखें एब्सोल्यूट परमिटिविटी बिल्कुल वैसे ही लिखी गई होगी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन मीडियम विच अफेक्टेड इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द गिवन मीडियम। मैंने बिल्कुल जो है डेफिनेशन को आसान बनाने के लिए लगभग उसी बात को रख दिया है। आप देखेंगे कि निरपेक्ष विद्युतशीलता जो होती है दिए गए माध्यम की वह गुण होती है जो उस माध्यम में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को परिभाषित करती है। अगर आप ये छोटे छोटे डेफिनेशन याद रखते हैं तो बहुत आसानी से जो है एग्जाम में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है? यही तो आता है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, एक्सप्लेन देयर मतलब टाइप्स ऑफ एंड आल्सो डिफाइन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद्युतशीलता क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, आप जो है निरपेक्ष विद्युतशीलता या सापेक्ष विद्युतशीलता को बारी बारी से परिभाषित करें, उसको एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाती हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है, ऑब्जेक्टिव भी इसी से निकलेगा, न्यूमेरिकल भी इसी से निकलेगा। और आपको लगता है पढ़ाई बहुत भारी है, कहाँ भारी है? आप पहले बारीकी से जुड़िए तो सही, आप बात को ध्यान से सुनिए तो सही, कंसंट्रेशन तो यहाँ पे बनाइए, फिर पढ़ाई देखिए कितनी मज़ेदार है। बिल्कुल भारी नहीं है, पढ़ाई बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो विश्वास है कि आप परमिटिविटी को समझ गए होंगे। बिल्कुल वैसे ही है कि ये कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है अपने से पास होने के लिए, यानी कि यह निर्धारित करता है कि उस मीडियम से किस रेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी या कितनी होगी, या मेजर करने में यानी पोलराइजेबिलिटी को जो है मेजर करने में जो है हेल्प करती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोले या परमिटिविटी बोले सेम चीज़ होती है। आपको समझना है थोड़ी सी कि हम लोग परमिटिविटी को इंडिकेट कैसे करेंगे। तो बाबू मेरे हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम को इंडिकेट करते हैं इप्सिलन से, या तो इप्सिलन लेते हैं या इप्सिलन एम भी लिख देते हैं, इप्सिलन एम है ना, इप्सिलन लेते हैं या इप्सिलन एम से इंडिकेट करते हैं इसको, इप्सिलन। इसको पढ़ेंगे हम लोग इप्सिलन, इप्सिलन पढ़ेंगे इसको हम लोग इप्सिलन से इंडिकेट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है इप्सिलन। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को इप्सिलन से इंडिकेट करते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, कैसे दिया जाता है आप समझेंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल सपोज कीजिए कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो कूलम्ब साहब के अकॉर्डिंग जो इसके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर F हो तो F के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कितना, F के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1/4 पाई इप्सिलन, और फिर ये Q1 फिर ये Q2, अब बाई मेरे कितना बाबू R²। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बिल्कुल यही था। आप सोचो कि आप इस इप्सिलन को इधर ला दो, आप ना इसको इधर ला दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई ये Q1 × Q2/R²। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार ये फार्मूला कहाँ से है, तो आपने तो देखा ना कि ये बहुत एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था। ये फार्मूला जो है एक्सपेरिमेंटली जो है, यानी कि चार्ज का वैल्यू बदल बदल के, डिस्टेंस का वैल्यू बदल बदल के, मीडियम का वैल्यू बदल बदल के कूलम्ब साहब ने आपके लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया और उसके लिए एक जेन्युइन फार्मूला तैयार कर दिया था। तो इससे इसको हम लोग परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले बताएं परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। ये परमिटिविटी इप्सिलन का वैल्यू हो गया इतना, अब इसका एसआई यूनिट बताएं सभी लोग, कमेंट करके एसआई यूनिट बताएं इसका कितना होना चाहिए। आपको चार्ज का यूनिट पता है, डिस्टेंस का यूनिट पता है, ये एफ बाबू मेरे इधर आ जाएगा, एफ इधर नीचे आ जाएगा, एफ यहाँ चला जाएगा, इप्सिलन यहाँ चला जाएगा। तो अब आपको बताना है कमेंट करके कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा इप्सिलन का। चलिए बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों ने सही बताया। तो ध्यान देते हैं हम लोग कि इप्सिलन की अगर एसआई यूनिट की बात आ जाए, इसके अगर एसआई यूनिट की बात आ जाए मेरे बाबू, अगर इसके एसआई यूनिट की बात आ जाए तो इसका एसआई यूनिट देखिए, ये 1/4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो डिजिट है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और इस चार्ज का भी कूलम्ब, और ये 2 बार रहती है कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिस्टेंस का यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होगा बाबू मेरे न्यूटन, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन।
और इस डिस्टेंस का होगा मीटर बटे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इस चार्ज का कूलम और इस चार्ज का भी कूलम, तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। यानी एसआई यूनिट हो जाएगा किसका बाबू मेरे, इप्सिलन का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विश्वास है कि आप इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और भी आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए ये कूलम स्क्वायर ही रहने दीजिए, न्यूटन आई मीटर इंटू मीटर कर दीजिए। ये कूलम स्क्वायर आई न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, जूल बाबू मेरे, जूल लिख रहा हूँ मैं, ये जूल आई इंटू मीटर। आई कूलम स्क्वायर पर जूल जो है ना, इस कूलम स्क्वायर पर जूल को फराड बोला जाता है। इसको एफ से इंडिकेट करते हैं, फराड। इसको हम लोग बोलते हैं फराड, फराडे नहीं, फराड। फराड जो होता है ये कूलम पर वोल्ट भी होता है, कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम लोग फराड बोलते हैं, बट ये बाद में मिलेगा थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको याद रख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही याद रखेंगे। आगे जब हम लोग कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे तो ये फराड से भी मुलाकात हो जाएगी आपकी। बट अगर याद रख लेते हैं तो क्या दिक्कत है, बोलिए क्या दिक्कत है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फराड पर मीटर होता है। फराडे तो चार्ज का यूनिट है जिसका वैल्यू जो है 96,500 कूलम होता है, लेकिन फराड जो है, फराड दूसरा वैल्यू है और ये कैपेसिटी का यूनिट होता है, इसका वैल्यू कूलम पर वोल्ट होता है या कूलम स्क्वायर पर जूल होता है। ठीक है, तो फराड पर मीटर भी याद रखेंगे और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी रखेंगे। तो विश्व आपको अगर ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को याद भी हो गया होगा। चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा डायमेंशन लिखते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन यानी इसकी बीमा कितनी बतानी है आपको। मैक्सिमम बच्चे कमेंट करके बताएं इसका बीमा क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका बीमा क्या होगा। तो बीमा आपको लेना है इप्सिलन का, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम का। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यूनिट आया था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था मेरे बाबू। आप बताइए कूलम का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है 80, स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। न्यूटन का होता है, जिनको याद होगा बेस्ट है, नहीं याद होगा तो आप याद कर लेंगे। न्यूटन का होता है mLt के पावर -2, mLt के पावर -2। और फिर मीटर का होता है L और स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लिख देंगे, इसको स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर लिख देंगे। अब आप इसको देखेंगे m ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा मेरे बाबू। ये L और L स्क्वायर मिलके L के पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ये t के पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी t के पावर 4 हो जाएगा प्लस में। और a स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, कहीं a स्क्वायर लिखिए या i स्क्वायर लिखिए चलेगा। तो कुल मिला के इसका डायमेंशन हो जाएगा m के पावर -1, L के पावर -3, t के पावर 4 और a स्क्वायर हो जाएगा। तो परमिटिविटी का बीमा याद हो गया क्या? याद कर लेना, ये कई बार पूछा जा चुका है और मैं भी पूछूंगा आपसे, ध्यान देंगे। तो परमिटिविटी यानी कि परमिटिविटी बोले तो विद्युतशीलता की बीमा आपको याद हो गई होगी। विद्युतशीलता की बीमा आप जरूर याद कर लेंगे। आइए अब आपको थोड़ी सी बातें और समझना है इसमें, मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेते। फिर से हम लोग इसको देखते हैं, परमिटिविटी को जो है डिफाइन करते हैं। परमिटिविटी की जो डायमेंशन होगी मेरे बाबू, परमिटिविटी की डायमेंशन आपने सीखा। आप देखिए कुछ चीज़ें याद रखना है, मैंने इसको लिख के इसलिए नहीं रखा है बाबू मेरे, क्योंकि ये कैलकुलेट करना है तो जब सामने कैलकुलेट होती है तो मज़ा आता है। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है इस बात को, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, यानी हवा या निर्वात की परमिटिविटी। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता आपको बताना है, इसको याद रखना है। इसको बाबू मेरे हम लोग इप्सिलन नॉट से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? इप्सिलन नॉट से।
और इप्सिलन नॉट का वैल्यू हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ स्पेशली याद रखेंगे। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 1/36 पाई इंटू 10⁻9 होता है। और यूनिट तो जैसा कि आपने अभी याद किया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यूनिट यानी इप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी बाबू मेरे 1/36 पाई इंटू 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 1/36 पाई 10⁻⁻9 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको पाई का वैल्यू 3.14 के कैलकुलेट करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0.00854 इंटू 10⁻⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसी पॉइंट को आप 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर देते थे तो आपका वैल्यू आता था, याद कीजिए, इप्सिलॉन का वैल्यू 8.3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12 3 पॉइंट इधर से ले लेंगे, इसमें माइनस कर कैलकुलेट कर देंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो विश्वास है कि आप इप्सिलॉन की इस वैल्यू को याद रखेंगे और इस वैल्यू को भी याद रखेंगे। ये दोनों पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। इप्सिलॉन का वैल्यू इतना और इप्सिलॉन का वैल्यू इतना, आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे तो चलेगा। तो परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम बहुत आसान है, विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको, और यदि याद है तो बेस्ट है, याद है तो बहुत अच्छी है। ये तो रहा परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। आपको 1-2 और मीडियम की परमिटिविटी याद रखनी चाहिए, 1-2 और मीडियम की परमिटिविटी, जैसे परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर यानी वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी, जल की विद्युतशीलता, याद रखिएगा मेरे बाबुओं, जल की विद्युतशीलता, जल की विद्युतशीलता कितनी होगी, जल की विद्युतशीलता आपको बताना है, परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो आप याद रखेंगे परमिटिविटी को ऑफ वाटर को हम लोग इप्सिलॉन W ऐसे लिख सकते हैं, और ये होता है 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। 81 गुना होता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के। किसी किसी किताबों में 80 दे देता है, बट आप 81 याद रखेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर 80 दिया है तो आप 80 ही कैलकुलेट कर देंगे, उससे बड़ी बात नहीं है। ये 81 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर रहा तो कर लेंगे, अदरवाइज इतना चलेगा। तो आप वाटर की परमिटिविटी को भी स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें, ज़रूरत के हिसाब से आप याद तो रखना ही है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं बाबू मेरे, परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर, परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर मीडियम, यानी चालक माध्यम की विद्युतशीलता बताना है। चालक माध्यम की विद्युतशीलता, चालक माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी, परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर। बाबू याद रखिएगा इसको, सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर की अगर बात किया जाए तो आप इसको C लिख दें, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है बाबू मेरे, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। यानी जिस मीडियम से करंट पास कर जाए
उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है, इन्फिनिटी, अनंत। कितनी बाबू मेरे, अनंत। कितनी, अनंत। आप याद रखेंगे परमिटिविटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। वाटर की याद रखेंगे, एयर की याद रखेंगे और कंडक्टर की याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, कई कंपटीशनों में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की ओर। हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की ओर। देखिए इसको, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको सापेक्षिक विद्युतशीलता या पारावैद्युतता बोलते हैं, पारावैद्युतांक, सॉरी पारावैद्युतांक बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत आसान चीज़ है, कह रहा ना कि ये दो मीडियम के परमिटिविटी का रेशियो होता है, जिसमें से दूसरी मीडियम जो होती है एयर या वैक्यूम होती है, यानी किसी भी गिवन मीडियम की परमिटिविटी, जैसे वाटर की परमिटिविटी में आप एयर के परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, रेशियो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वही वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। सोचो आप पेट्रोल की परमिटिविटी में एयर की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, कुछ तो रेशियो मिलेगा, वही परमिटिविटी जो होगी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी पेट्रोल की। तो गिवन मीडियम की परमिटिविटी डेट मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एयर और वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी की रेशियो को हम लोग उस गिवन मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। याद रहेगा, आप बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने डेफिनेशन को बहुत बारीकी से लिख भी दिया है। चलो फिर से देखते हैं, कह रहा कि द रेशियो, ध्यान देंगे रेशियो मीन्स अनुपात, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, मैंने दी हुई मीडियम, एंड परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड परमिटिविटी, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव या छूट गया बाबू मेरे, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। कह रहा है कि किसी दिए गए माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एवं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को दिए गए माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता या पारावैद्युतांक कहते हैं, या वैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पारावैद्युतांक कहते हैं, याद रखेंगे। तो अब हम लोग इसको सीखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी को इंडिकेट कैसे करेंगे मेरे बाबू। तो इसको इप्सिलन आर से इंडिकेट करते हैं। तो इप्सिलन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गिवन मीडियम की परमिटिविटी, एम फॉर मीडियम, गिवन मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, बाई क्या हो जाएगी, तो परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम हो जाएगी। बोलो, बहुत मजा आ रहा है, पढ़ाई बहुत आसान है ना। बोलो, मीडियम की परमिटिविटी भाई एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो है रिलेटिव परमिटिविटी, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको के से भी इंडिकेट कर लेते हैं, के से भी इंडिकेट कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो कोई ढूंढ के बताए इसका एसआई यूनिट, बताओ बाबू मेरे, इसका एसआई यूनिट बताओ, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी सभी लोग, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बताओ कमेंट करके। एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट मींस रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा बाबू मेरे। तो चलो सभी लोग ध्यान दें, ये किसी भी मीडियम के, जैसे वाटर है तो वाटर की परमिटिविटी है भाई, कोई भी मीडियम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। और दूसरी चीज ये एयर है या वैक्यूम है तभी इसका यूनिट कितना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब सोचो ये तो पूरी कैंसिल हो गई यार, तो इसका यूनिट बचा क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये मात्रकहीन और विमाहीन क्वांटिटी है। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, आप सुन के लिखेंगे अगर नहीं दिखता है तो, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है यानी इसका कुछ भी यूनिट नहीं बचेगा। तो फिर परमिटिविटी यानी कि व्हाट इज
एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर, आपको बताना है एयर के परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एयर के परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा बताइए, आप देख के कमेंट करिए बाबू मेरे। एयर के परमिटिविटी का एसआई यूनिट आपको बताना है, एयर के परमिटिविटी का एसआई यूनिट। ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए, ABCD लिख के शेयर करें, बोलिए ABCD लिख के कमेंट करें बाबू मेरे। तो कह रहा है कि एयर या, बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों ने बहुत सूटेबल आंसर दिया है। तो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं, और हम लोगों ने लिखा था इसका यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ढूंढो इसमें कोई दिख रहा है ऐसा, आप ढूंढो इसमें कोई आपको दिख रहा है ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बेस्ट आंसर है आपके लिए, और बहुत सारे बच्चों का बी आंसर आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बाबू मेरे। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप देखें इसको और बताएं, कमेंट करके बताएं जल्दी से। कर एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम समझ लेंगे, किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता का एसआई यूनिट बताना है इसमें, किसी मीडियम के सापेक्षिक विद्युतशीलता का एसआई यूनिट आपको बताना है, किसी मीडियम के सापेक्षिक विद्युतशीलता की एसआई यूनिट बताना है। बाबू मेरे ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर दिख रही है, आप इसमें ऑप्शन नंबर ई लगा लेंगे, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि आपने पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो यूनिटलेस होती है, और इसमें कोई भी यूनिटलेस नहीं दी गई है, मीन्स उसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, इसलिए इसमें से कोई सही नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। क्या होगा मेरे बाबू, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिए तो बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए, सही है, ये सही है, जब कोई नहीं है तो कोई तो होगा नहीं, सोच समझ के देखना है। जब ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने आएगी तो जरूर वो ऐसा पैटर्न लगा देगा जिसमें कोई ना कोई जो है बातें सही बनेगी, तो ऐसे कंडीशन में नॉन ऑफ दीज सही होगा, नॉन ऑफ दीज सही होगा। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, तभी नोटिफिकेशन आपको जा रहा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आपको मिलते हैं। अभी कूलम्ब्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, कूलम्ब्स लॉ के ही शेष यानी रिमाइंडर पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं। जय हिंद।